बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इकनॉमिक अफेयर टॉक शो में खुश आमदीद। तो आज हम बात करेंगे कि हमारी एक्सपोर्ट्स के प्रॉब्लम्स क्या हैं, किस तरह से हम अपनी एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा कर सकते हैं। और हमारा जो तजारती खसारा है वो चूँकि बहुत ज़्यादा है। अगरचे पिछले साल की निस्बत जो है वो कम हुए, हमने तकरीबन 12% जो है वो अपना ट्रेड डेफिसिट जो है वो रिड्यूस किया है। तो 12% कम होने का मतलब है कि पहले तकरीबन 27 बिलियन था और अभी हमारा जो डेफिसिट है वो 24 बिलियन डॉलर है। और अगर हम बात करें एक्सपोर्ट्स की, उसमें तो एक्सपोर्ट्स हमारी 10% बढ़ी हैं। पिछले साल हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो 27 बिलियन डॉलर्स की थी। और इस दफ़ा जो हमारा फिजिकल ईयर एंड हुआ है जून में, फिजिकल ईयर 24, उसमें हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 30 बिलियन डॉलर्स हैं। जी, लाइन में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शकील साहब वर्चुअल यूनिवर्सिटी से। जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। ये जो आपने ट्रेड डेफिसिट की बात की है या एक्सपोर्ट प्रमोशन की, इस सिलसिले में हम बात करते हैं तो इसके अंदर एक हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है ग्लोबल वैल्यू चेन्स का, जिसका अगर हम पार्ट बन जाएं तो हम ट्रेड डेफिसिट को जो है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। ग्लोबल वैल्यू चेन्स ये हैं कि एक जो एंटरप्राइज जो है उसके नेटवर्क्स होते हैं जो कि अपने प्रोडक्शन को वो कम से कम एक दफा उसका बॉर्डर जरूर क्रॉस करता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप आईफोन को देख लें तो इसका जो डिजाइन है वो यूएस के अंदर बनता है, लेकिन वो फिर आगे इसको चाइना भेज देते हैं पैकेजिंग के लिए, असेंबलिंग के लिए। चाइना वाले भी आगे से जापान, कोरिया वगैरह से चीजें ले लेते हैं। तो जो वैल्यू एडिशन का जो स्टेप है वो बॉर्डर क्रॉस करता है अपनी हर स्टेज में, रॉ मटेरियल से लेकर जो है उसकी इंटरमीडिएट प्रोडक्शन, फाइनल प्रोडक्शन, इवन आफ्टर सेल सर्विसेज दी जाती है। तो इस कंसेप्ट को कहा जाता है किसी भी गुड या सर्विस का ग्लोबल वैल्यू चेन्स का पार्ट होना। फॉर एग्जांपल जैसे बांग्लादेश देख लें, उनका रॉ मटेरियल जो है वो इतना ज्यादा नहीं है कॉटन को लेकर, लेकिन वो उनकी गारमेंट बेस इतनी ज्यादा है, टेक्सटाइल वैल्यू चेन का वो इतना बड़ा पार्ट है कि वो तकरीबन टॉप 5 कंट्रीज जो है एक्सपोर्टर ऑफ द गारमेंट्स उनके अंदर आते हैं। और वो बहुत दफा सेकंड रही हैं वर्ल्ड में एक्सपोर्ट के हवाले से। तो वो यही वैल्यू, ग्लोबल वैल्यू चेन्स के कंसेप्ट को ही यूज करते हैं कि वो रॉ मटेरियल पाकिस्तान से ले लिया, इंडिया से ले लिया, उनकी लेबर सस्ती है, वहां पे जो है असेंबल कर दिया और फिर आगे जो है उसको एक्सपोर्ट कर दिया। तो वियतनाम भी इसी तरीके से, सैमसंग के मोबाइल्स जो हैं उनको वो लेबर इंटेंसिव कंट्री है तो वहां पे वो पैकेजिंग और असेंबलिंग के लिए वो मोबाइल, और 40% ऑफ द सैमसंग का जो मोबाइल है डिवाइस वो वियतनाम जो है उसको असेंबल और पैकेज कर रहा होता है। तो इसी तरीके से पाकिस्तान भी जो है टेक्सटाइल के अंदर या इसके अलावा मेडिकल डिवाइसेस के अंदर, इसके अलावा सर्विसेज सेक्टर के अंदर जो है वो सर्विस सेक्टर में फाइनेंशियल सर्विसेज हो सकती हैं, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज हो सकती हैं, उनके अंदर जो है वैल्यू चेन्स को जो है इंट्रोड्यूस करके तो जो है अपना शेयर जो है बढ़ा सकता है। जी। तो अभी आपके ख्याल में गवर्नमेंट को कौन सा स्टेप लेना चाहिए कि हमारा जो करंट अकाउंट है वो इम्प्रूव हो जाए? देखिए, ये जो स्टेप आप बता रहे हैं ना एक्सपोर्ट प्रमोशन का या ट्रेड जो है इम्प्रूवमेंट का, ये एक्चुअली लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ही होती है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, ये टाइम टेकिंग होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमें जो हमारी रॉ मटेरियल है उसकी जो इम्पोर्ट्स है उस पे जो है टैरिफ को कम करना चाहिए, यानी इंपोर्ट लिबरलाइजेशन करने की जरूरत है। नंबर 2 के ऊपर हमें जो है ना स्किल सेट को इम्प्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ह्यूमन कैपिटल जिसको कहा जाता है। इसकी रीजन क्या है कि एक तो पूरी वर्ल्ड में डिजिटाइजेशन का जो है कंसेप्ट है, और अगर आप वैल्यू चेन्स, ग्लोबल वैल्यू चेन्स का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपको भी डिजिटाइजेशन करनी चाहिए, यानी जो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये ऑनलाइन हो और ये प्रोसेस जो है ये इतना जो है लंबा प्रोसेस ना हो, जो कागजी कार्रवाई है हमारी। और इसके साथ साथ जो है हमें ऑटोमेशन भी जो है वर्ल्ड में बढ़ती जा रही है। तो अगर आप स्किल सेट को इम्प्रूव नहीं करेंगे, अपने ह्यूमन कैपिटल को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो फिर अगर आप लो वैल्यू एक्सपोर्ट करेंगे प्रोडक्ट्स को, तो फिर एक स्टेज पे वो जो मशीनरी है, ऑटोमेशन ऑटोमेशन इसको कहा जाता है, वो आपकी जगह पे जो है उसकी जगह ले लेगी। तो ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म ही सोल्यूशन है हमारे पास। इसके साथ साथ एक थर्ड फैक्टर ये भी है कि जो रीजनल ट्रेड है, हमारे जो टाइज हैं, हमारे जो हमसाई कंट्री है उनके साथ हमारे टाइज अच्छे नहीं है, उनको भी बेहतर करने की और वहाँ पे ट्रेड को बढ़ाने की जरूरत है। और जो उनके कॉरिडोर्स हैं, जैसे चाइना का कॉरिडोर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो इनको भी जो है यूटिलाइज किया जा सकता है ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनने में। और जाहिर है कि ये अभी हम इनिशियल लेवल के ऊपर ही जो उसकी
प्राइमरी स्टेज है उसी लेवल के तो ऊपर आ डॉक्टर सके साहब, और जो अगर फर्ज करें आपने बात की कि रॉ मटेरियल जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर टैरिफ को कम कर दें, तो अगर हम टैरिफ को भी रिड्यूस कर देते हैं, उसके ऊपर उन चीज़ों को भी कम कर देते हैं, फर्ज करें गवर्नमेंट सारी टैक्सेस भी खत्म कर देती है, तो हमारा जो डॉलर है, हमारा जो एक्सचेंज रेट है, वो भी तो स्टेबल नहीं है। तो उसकी वजह से भी तो ये वाले प्रॉब्लम्स हैं कि हमारा डॉलर चूंकि स्टेबल नहीं है, यानी कि करेंसी स्टेबल नहीं है, तो आपकी करेंसी जो है वो डिवैल्यूएट हो रही है और हम हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप एक इंपोर्टर हैं और आपकी करेंसी की वैल्यू भी कम हो रही है, तो इसका मतलब है आपके लिए तो ये डुबल नुकसान है आपके मुल्क के लिए। अगर तो आप एक्सपोर्टर हैं, जैसे हम जापान की एग्जांपल ले लें, एक्सपोर्टर हैं, करेंसी को आपने डिवैल्यूएट रखा हुआ है कम रेट के ऊपर, तो फिर तो समझ आती है। लेकिन आप इंपोर्टर भी हैं और आपकी करेंसी की वैल्यू भी डाउन जा रही है और वो भी स्टेबल नहीं है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? जी, ये बहुत अच्छा आइडेंटिफ़ाई आपने किया है कि हमारे शॉर्ट टर्म जो प्रॉब्लम है, ये काफ़ी सीवियर किस्म की हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखें कि एक जो फोर्थ फैक्टर है, जो पॉलिसी सजेशन बनता है, वो ये है कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को जो है हमें इसको जो है मॉडिफ़ाई करने की ज़रूरत है शॉर्ट रन के अंदर, जिसके अंदर हम इस तरह के इक़दामात करें कि ये जो डॉलर बाहर चले जाता है या लोग जो है स्मगलिंग स्पेकुलेशन स्मगलिंग करते हैं हुंडी। डॉलर को लेकर स्पेकुलेशन भी की जाती है। लोग मतलब आम लोग ही जो है डॉलर खरीद के रख लेते हैं, फिर बाद में वो वेट करते हैं कि वो महंगा हो जाए या नहीं। तो ये मतलब विद इन कंट्री और इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर भी जो है फ्रेमवर्क को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी जो अप्रोच होगी वो मल्टी डायमेंशनल ही होगी और वो एक किस्म की कह लें कि इस तरीके से कम्प्रीहेंसिव होनी चाहिए कि वो इन एस्पेक्ट्स को क्लियर करे कि हम इस तरीके से सिर्फ एक यानी पॉलिसी के जरिए से हम एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ा सकते, बल्कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को भी बेहतर करने की जरूरत है। जी। नहीं डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया, आपने जो है वो बड़े अच्छे पॉइंट्स बताए हैं। तो अल्लाह करे कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इन पॉइंट्स के ऊपर इन चीज़ों को किसी तरीके से कंसिडर करे और हमारी एक्सपोर्ट्स की जो पॉलिसीज़ हैं वो इम्प्रूव हो जाएं और हमारा अल्टीमेटली जो तजारती खसारा है वो कम हो जाए और हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इम्प्रूव हो जाए, हमारे रिजर्व्स बेहतर हो जाएं। तो बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं उनको हम नेक्स्ट जो हमारे सेशंस हैं उसमें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।